आज हम डिस्कस करेंगे तमिलनाडु बोर्ड की टेक्स्ट बुक का क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट एंशियंट हिस्ट्री का। फर्स्ट चैप्टर है इंडिया जोग्राफिकल फीचर एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हिस्ट्री। अब इस चैप्टर को पढ़ने का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए स्टूडेंट का कि वो जोग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया को जान ले, हिमालयन माउंटेन और उसका इम्पैक्ट इंडिया की हिस्ट्री पे कैसे रहा, गंगाटिक प्लेन्स जो थे उनका रोल क्या रहा इंडियन हिस्ट्री में, और साउदर्न पेनिनसुला और उसका इफेक्ट साउथ इंडिया की हिस्ट्री में क्या रहा। एंड द लास्ट इज इंडियाज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब कि भारत की विविधता में एकता की शक्ति। हिस्ट्री हैज़ टू आइज, क्रोनोलॉजी एंड ज्योग्राफी। इतिहास को समझने के लिए पहले वहाँ का जो घटनाक्रम था उसे समझना जरूरी है, और वहाँ के जो फिजिकल फीचर्स थे, मतलब ज्योग्राफी जो थी, जिस जगह इवेंट हुआ है उसको समझना जरूरी है। किसी भी देश की ज्योग्राफी जो है हिस्टोरिकल इवेंट्स को डिटरमाइन करती है। अब इंडिया की ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो 3 यूनिट्स में बटा हुआ है। पहला है हिमालयन माउंटेन, दूसरा है इंडो गंगेटिक प्लेन और तीसरा है साउदर्न पेनिनसुला। अब सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट ये हमने फिगर में दिखाया है, एक कॉन्टिनेंट का ऐसा पार्ट जो पूरे कॉन्टिनेंट से सेपरेट हो थ्रू द नेचुरल बॉडीज। जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को देखो तो वो बचे हुए कॉन्टिनेंट से सेपरेट है। एक तरफ हिंदू कुश है, दूसरी तरफ हिमालय और तीसरी तरफ राखाइन के म्यांमार वाले पहाड़ हैं। तो इस तरीके से अब जो नेचुरल मूवमेंट है वो रुक जाता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट से सेंट्रल एशिया की तरफ या फिर आगे की तरफ नहीं जा सकते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो देश आते हैं वो है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल और पाकिस्तान। ये 5 देश आते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। द हिमालयन माउंटेन्स। अब हिमालयन माउंटेन्स के बारे में इसमें बताया गया है। हिमालयन जो माउंटेन्स हैं वो नॉर्थ ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के नॉर्थ में है, और वो स्टार्ट होते हैं पामीर नाम की जगह से, जो कि नॉर्थ वेस्ट में इंडिया के रिस्पेक्ट में हिमालयन माउंटेन्स पामीर से स्टार्ट होते हैं और ये नॉर्थ ईस्ट तक फैले हुए हैं। लेंथ जो टोटल है वो 2560 है, 2560 किलोमीटर्स है, और एवरेज ब्रेथ 240 से 320 किलोमीटर्स के बीच में है। अब इसकी जो हाईएस्ट पीक है हिमालयन माउंटेन की वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि 8869 मीटर्स है। अभी चाइना और नेपाल ने मिलके माउंट एवरेस्ट की हाइट निकाली थी, रिकैलकुलेट की थी, जो कि आई थी 8848.86 मीटर्स। 2020 में दिसंबर में निकाली गई थी। ये करंट अफेयर में था इसलिए बता दिया आपको। अब हिमालयन माउंटेन्स जो हैं वो नेचुरल वॉल की तरीके से एक्ट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं कंट्री को फ्रॉम कोल्ड आर्टिक विंड्स। मतलब कि कोल्ड आर्टिक विंड जो सेंट्रल एशिया से होती हैं, सेंट्रल एशिया से आती हैं जो भारत में, उनको रोक देता है हिमालयन माउंटेन। और इसके कारण जो नॉर्थर्न इंडिया है, यूपी, हरियाणा और दिल्ली वगैरह का जो एरिया है वो गर्म रहता है, उतना ठंडा नहीं हो पाता है। अगर कोल्ड आर्टिक विंड आए तो फिर वो और ज़्यादा ठंडा हो सकता है, लेकिन हिमालय इसे प्रोटेक्ट करता है विंड से इंडिया को। हिमालयन रीजन बहुत इनहॉस्पिटेबल है, मतलब दुर्गम है, और ज़्यादातर टाइम वो स्नो से कवर रहता है विंटर में। हिमालय ने भारत को हमेशा इन्वेजन यानी आक्रमणकारियों से प्रोटेक्ट किया है। आक्रमणकारी आ ही नहीं पाते थे हिमालय के को मतलब कि क्रॉस करके। लेकिन कुछ पासेस थे जैसे कि खाइबर पास आप लोग गूगल पे सर्च करके देखिएगा, काफ़ी अच्छा है। इमेज मिल नहीं रही थी, नहीं तो मैं इसमें डाल देता। बोलान पास, कुर्रम, गोमाल, जो कि ईजी रूट प्रोवाइड करते थे इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में। अब हिंदू कुश, सुलेमान और कीरथार करके कुछ पहाड़ हैं, उनमें ये सारे पासेस सिचुएटेड हैं। ये अभी पाकिस्तान वाले एरिया में चले गए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे लगते हैं, लेकिन ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट को जोड़ा करते थे सेंट्रल एशिया के साथ। ये एक प्री हिस्टोरिक रूट था जिससे ट्रैफिक हमेशा ही इधर उधर जाता रहता था, मतलब दोनों साइड। यहाँ से लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग सेंट्रल एशिया जाके व्यापार कराते थे, और वहाँ से भी लोग इंडिया आ जाते थे। अब इंडो आर्यंस, इंडो ग्रीक्स, पार्थियान्स, साकाज, कुशान्स, हुनास एंड तुर्क्स इसी रास्ते से, इन्हीं पासों से भारत में आए थे। स्वात वैली जो थी वो भी एक इम्पोर्टेंट रूट था उस वक्त का। अलेक्जेंडर जो थे, जो सिकंदर मान बोला जाता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर थर्ड जो थे मैसिडोन के, वो इसी रूट से इंडिया के अंदर आए थे। ये जो गिलगित के नज़दीक रेड कलर का डॉट है बड़ा सा, यहीं पर स्वात वैली सिचुएटेड है। पासेस जो बने हैं, मतलब जो पासेस की हिंदी होती है दर्रे, पासेस जो नॉर्थ वेस्ट में बने हुए हैं वो एक कल्चरल कॉन्टैक्ट बनाते हैं इंडिया और सेंट्रल एशिया के लोगों के बीच में, और ट्रेड में भी मदद करते हैं। काराकोरम रेंजेस। काराकोरम रेंजेस जो हैं कश्मीर के नॉर्थ साइड में, मैंने मैप लगाया, आप उसमें देखिए। जो सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, माउंट गॉडविन, वो यहीं है काराकोरम रेंजेस में।
काराकोरम रेंजेस हिमालय का ही पार्ट है और इसके पास भी कई सारे पासेस हैं, मतलब दर्रे हैं, लेकिन ज़्यादा ये इतनी ज़्यादा ऊंचाई है कि ये हमेशा ही स्नो से कवर रहते हैं, जिसके कारण इनका यूज़ नहीं हो पाता। विंटर में तो खासतौर पे स्नो से कवर्ड रहते हैं। काराकोरम हाईवे एक बना हुआ है गिलगित से लेके सेंट्रल एशिया के बीच में। उसमें भी लिटिल कम्युनिकेशन, मतलब बहुत कम ही कम्युनिकेशन होती है वहाँ पे। रूट जो है बहुत ज़्यादा यूज़लेस तरीके का है, कम ही लोग वहाँ से आना जाना पसंद करते हैं। जो वैली है कश्मीर की, मतलब जो कश्मीर का रीजन है वो माउंटेन्स के से सराउंडेड है, घिरा हुआ है, लेकिन कई सारे पासेस हैं जिससे कश्मीर में जाना आसान है थोड़ा। कश्मीर की वैली जो है हमेशा से ही अपने ट्रेडिशन और कल्चर के लिए मतलब एक यूनिक रही है। वहाँ की कल्चर या ट्रेडिशन आप देखें तो वो काफ़ी डिफरेंट है लोगों रेस्ट ऑफ द इंडिया से। नेपाल एक अनदर एग्जांपल है, जो कि एक वैली है हिमालय के फुट पे सिचुएटेड है जो, और लेकिन गंगेटिक प्लेन्स से जाना नेपाल में भी बहुत आसान है, क्योंकि उसमें भी काफ़ी सारे जो पासेस बने हुए हैं। ईस्ट में देखें तो हिमालय जो है आसाम तक खिंचा हुआ है, मतलब एक्सटेंडेड है। और जो इम्पोर्टेंट जो माउंटेन है इस रीजन के वो हैं पटकोई, नागई और लोसाई रेंजेस। ये जो हिल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा घने फॉरेस्ट से हैं और यहाँ पे ज़्यादातर टाइम रेन होती रहती है। जैसे मेघालय वगैरह का आप रीजन देखें तो वहाँ पे रेनी सीजन काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण यहाँ पे रहना एक मतलब दुर्गम टाइप का है, इनहॉस्पिटेबल है। माउंटेन जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, वो उन्हें मतलब पार करना भी काफ़ी मुश्किल है कई कई जगहों पे। तो फिर ये आइसोलेशन में रहते हैं एक तरीके से, इधर कोई ना जाता है, लोग जा सकते हैं, या फिर लोग वहाँ के जो हैं वो यहाँ से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। इंडो गैंगटिक प्लेन जो है वो इरीगेट किए जाते हैं 3 मेजर रिवर्स से, जो कि हैं गंगे, इंडस और ब्रह्मपुत्रा। ये जो वास्ट प्लेन है काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल और प्रोडक्टिव है। कारण है यहाँ की एलुवियल सॉइल, जो कि नदियाँ लेके आती हैं और उनकी ट्रिब्यूटरीज लेके आती हैं। नदियों की जो सह नदियाँ हैं मतलब कि वो लेके आती हैं। इंदस रिवर जो है हिमालय के पीछे से राइज होती है और इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं वो है झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और बियास। पंजाब जो एरिया है वो इन इंडस रिवर सिस्टम से बेनिफिशिएटेड होता है और इसीलिए इसे पंजाब कहा जाता है। पंजाब का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है पंज मीन्स 5 एंड आब मीन्स रिवर्स या फिर वाटर। सिंध जो कि पाकिस्तान का एरिया है वो पंजाब के नीचे है और वो इंडस वैली के डाउन स्ट्रीम में मतलब सिचुएटेड है, लोअर वैली ऑफ द इंडस। इंडस प्लेन को फर्टाइल सॉइल भी कहा जाता है। अब जो थार डेजर्ट और अरावली हिल्स है वो सिचुएटेड है इंडस और गंगेटिक प्लेन्स के बीच में। माउंट आबू ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, वो हाईएस्ट पॉइंट है अरावली हिल्स का, जिसकी हाइट है 5650 फीट्स। गंगा की अगर बात की जाए तो गंगे जो है वो हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं और साउथ की तरफ आती हैं, उसके बाद वो ईस्ट की तरफ मुड़ जाती हैं, मतलब बांग्लादेश की तरफ, वेस्ट बंगाल, उसके बाद बांग्लादेश की तरफ मुड़ जाती हैं ईस्ट की तरफ। रिवर जैसे कि यमुना जो है गंगा के पैरेलल चलती है, मैप में देखिए आप, और ज्वाइन कर लेती है गंगा को एट द इलाहाबाद में ज्वाइन कर लेती हैं। जो एरिया है गंगा और यमुना के बीच का उसे कहा जाता है दोआब रीजन। ये भी काफ़ी फर्टाइल है। अब इम्पॉर्टेंट अगर ट्रिब्यूटरी देखें गंगा की तो वो हैं गोमती, सरयू, घाघरा और गंडक। ये सारी नदियाँ गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि सहायक नदी हैं। ये जो गंगा रिवर सिस्टम है इसकी जो मेन रिवर है ये गंगा, जो एरो में आपको दिख रही है गंगा रिवर है। इसकी ट्रिब्यूटरीज है यमुना, और जो दोनों पॉइंट जहाँ पे मिलते हैं उसको कहते हैं इलाहाबाद। जो पॉइंट दिया गया मैंने दिखाया ये रेड कलर के एरो से। और जो मेन रीजन है गंगा और यमुना के बीच का उसे कहा जाता है दोआब रीजन, ये जो आपको आउटलाइन दिख रहा है। इसके अलावा जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं गोमती रिवर, जो इसके अलावा घाघरा रिवर जो कि दूसरी मेन ट्रिब्यूटरी है, या फिर और तीसरी जो मेन रिवर है वो है गंडक रिवर। गंडक रिवर उसकी गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ये है गंगा और ब्रह्मपुत्र का बेसिन का मैप। ब्रह्मपुत्र जो है यहाँ से स्टार्ट होती है बियॉन्ड द हिमालयाज, मानसरोवर की साइड से के पास से, फिर ये तिब्बत को क्रॉस करती हुई यहाँ से इंडिया के अंदर आ जाती है, फिर ये बांग्लादेश में चली जाती है। ब्रह्मपुत्र एक ट्रांस नेशनल रिवर है। भारत के जो पूर्वी पार्ट है, ईस्ट पार्ट है, उसमें गंगा का जो प्लेन है वो ब्रह्मपुत्र के प्लेन के साथ मिलता है। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो बियॉन्ड द हिमालयज आती है, तिब्बत होती है, और बाद में वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आ जाती है। ब्रह्मपुत्र जो प्लेन है वो काफ़ी वास्ट है, और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो स्लो मूविंग रिवर है, जिसके कई सारे आइलैंड भी, मतलब रिवर के बीच में काफ़ी जगह कहीं कहीं मतलब सॉइल डिपॉजिट हो गई है, वो एक आइलैंड के तरीके से दिखते हैं। इंडो गैंगटिक प्लेन्स
देखो, इंडस और गंगा के बीच के जो प्लेन थे उसे इंडो गंगेटिक प्लेन कहा जाता है। ये जो प्लेन थे इनके आसपास अर्बन सेंटर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़े। लोग जो थे नदियों के पास रहना पसंद करते थे। एक तो पानी की भी कोई मतलब वहाँ पे ज़्यादा शॉर्टेज नहीं होती थी, ड्रॉट एरिया भी नहीं था और फसलों वगैरह को भी ईज़ी पड़ता था। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे हड़प्पन जो कल्चर था, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है, वो भी इंडस वैली में थी। वैदिक कल्चर जो गंगा के आसपास फैला, वेस्टर्न गंगा प्लेन पे फैला। बनारस, इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली और पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र मतलब आज का पटना, जो गंगेटिक प्लेन्स के एक इम्पॉर्टेंट सिटीज़ रही हैं भूतकाल में, मतलब कि पास्ट में। सिटी ऑफ जो पाटलिपुत्र था, वो कन्फ्लुएंस मीन्स होता है संगम, मतलब कि जंक्शन पॉइंट ऑफ टू रिवर्स। तो वो सोन और गंगा के जहाँ मिलती थी वहाँ पर सिचुएटेड थी, मतलब पाटलिपुत्र यानी आज का पटना। इन द एंशियंट पीरियड पाटलिपुत्र हैड रिमेन द कैपिटल ऑफ, हाँ, पाटलिपुत्र जो है वो भूतकाल से काफ़ी बड़े बड़े किंगडम्स की कैपिटल रहा है, जैसे मयूर किंगडम्स, सुंगास, गुप्तास और कई सारे राजाओं ने अपनी कैपिटल जो थी पाटलिपुत्र को बनाया था, पटना। दिल्ली जो थी वो एक इम्पॉर्टेंट सिटी थी गंगा के प्लेन की पश्चिमी साइड में। जो मैप में एरिया दिख रहा है वो पश्चिमी साइड दिखाई गई है आपको, गंगा के प्लेन की वेस्टर्न साइड। अब कई सारे जो फाइट्स थी, मतलब बैटल थे, जिससे मतलब कि निर्णायक जो युद्ध लड़े गए इंडियन हिस्ट्री में, जैसे कुरुक्षेत्र का, तराइन और पानीपत का, वो दिल्ली के लिए आसपास ही लड़े गए, मतलब दिल्ली के लिए लड़े गए थे। ये जो रीजन था, ये जो प्लेन था, वो काफ़ी सा अट्रैक्शन और लोभ का कारण बनता था फॉरेन इन्वेडर्स से, मतलब कि बाहरी आक्रमणकारियों के लिए, क्योंकि यहाँ की फर्टिलिटी और प्रोडक्टिव वेल्थ काफ़ी अच्छी थी, जो सॉइल थी काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल थी। जो बड़ी बड़ी जो पावर्स थी वो चाहती थी कि वो कब्जा कर लें प्लेन्स एंड वैलीज़ पे, गंगा और जमुना के बीच का जो दोआब रीजन बनता था उसमें स्पेशली का, क्योंकि यहाँ का एरिया काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल था और उससे काफ़ी अच्छी रेवेन्यू भी जनरेट करा जा सकता था। जो रिवर्स थी इस रीजन की वो आर्टरीज ऑफ कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन, मतलब कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती थी कॉमर्स और कम्युनिकेशन के लिए। पूरा आर्टरीज का मतलब धमनियाँ होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी में धमनियाँ होती हैं जो ब्लड को सर्कुलेट करती हैं, उसी तरीके से आर्टरीज ऑफ कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन। पुराने टाइम पे काफ़ी मुश्किल होता था रोड बना पाना, तो पीपल जो थे, मैंस जो थे, वो बोट के सहारे अपने मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पे जाके सेल करते थे या फिर कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे लोगों से। इन रिवर्स की इम्पोर्टेंस जो है ईस्ट इंडिया की कंपनी के आने तक रही। उसके बाद फिर वहाँ से जब लोग आए तो उनने रोड्स वगैरह बनाना स्टार्ट करी इंडिया में। विंध्या और सतपुरा के जो माउंटेन्स हैं और नर्मदा और ताप्ती रिवर्स जो हैं वो एक डिवाइडिंग लाइन की तरीके से बिहेव करती हैं, जो कि इंडिया और नॉर्थर्न इंडिया और साउदर्न इंडिया को डिवाइड करती हैं एक तरीके से। और जो प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू जिसे कहा जाता है, वो विंध्या माउंटेन्स के ठीक साउथ साइड में है, मतलब कि महाराष्ट्र वाला जो एरिया है, इसमें देखिए मैप में देखिए डेक्कन प्लेट्यू लिखा है, उस जगह पे डेक्कन प्लेट्यू है। ये जो प्लेट्यू है वॉल्केनिक रॉक्स का है और डिफरेंट, मतलब कि जो वॉल्केनिक रॉक हैं वो माउंटेनियस रॉक्स जो होती हैं हिमालय की साइड में, नॉर्दर्न साइड में जो माउंटेन रॉक हैं उनसे काफ़ी अलग हैं। वॉल्केनिक रॉक्स जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा ईज़िली कट हो जाती हैं, मतलब कि उन्हें काटना बहुत आसान होता है। इसीलिए जो मोनेस्ट्री मतलब मठ या विहार, मठ बने हुए हैं या फिर मंदिर बने हुए हैं डेक्कन साइड में, डेक्कन प्लेट्यू की साइड में, वो ज़्यादातर इसी रॉक से बने हुए हैं और उन्हें काट काट के बनाया गया है। एक अगर आप परफेक्ट एग्जांपल देखें तो एलोरा केव्स जो हैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र के, वो भी इसी तरीके से के रॉक्स को काट के बनाई गई हैं। अब जो डेक्कन प्लेट्यू हैं वो दोनों तरफ से घिरे हुए हैं ईस्टर्न घाट से और वेस्टर्न घाट से, मतलब बीच में है, एक साइड ईस्टर्न घाट है, दूसरी साइड वेस्टर्न घाट से है, मैप में देखिए आप। फिर इन्हें बताइए जो कोरामंडल कॉस्ट है वो एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि हैंगे ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में। ये मैप में आप देखिए मैंने ग्रीन कलर में दिखाया है। जो वेस्टर्न घाट हैं वो रन करते हैं अरेबियन सी के अलोंग, मतलब अरेबियन सी के साथ साथ जा रहे हैं। और जो रीजन की बात करें अगर, तो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के जो बीच का रीजन है वो गोवा तक कोंकण नाम से जाना जाता है और गोवा के आगे से उसको कन्नड़ नाम से जाना जाता है। अब गोवा की जो लैंग्वेज बोली जाती है वहाँ पे वो कोंकणी लैंग्वेज है और कर्नाटक की कन्नड़ लैंग्वेज है, तो आप इस तरीके से एक आइडिया रख लीजिए। जो साउदर्न पार्ट है अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच का, उसे मालाबार कोस्ट बोला जाता है। अब वेस्टर्न घाट्स के में भी मतलब कुछ पास हैं, जैसे कि हम लोगों ने हिमालय में पढ़े थे कुछ पास, वैसे ही वेस्टर्न घाट्स में भी हैं, जैसे एक है जुन्नर, दूसरा कनेरी, कार्ले,
जो कि लिंक करते थे, मतलब ट्रेड रूट बनाते थे वेस्टर्न पोर्ट का। मेन जो लैंड थी मतलब कि जो डेक्कन प्लेट्यू वगैरह से वेस्टर्न पोर्ट्स को जोड़ देते थे, पोर्ट्स को जोड़ा करते थे। और जो डेक्कन प्लेट्यू था वो एक ब्रिज की तरीके से काम करता था नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच का। लेकिन जो विंध्या माउंटेन के डेंस फॉरेस्ट थे, घने जंगल थे, उसके कारण ये जो एरिया था वो आइसोलेट रहता था नॉर्थ से, मतलब साउदर्न जो पार्ट था वो नॉर्थ से काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड रहता था। जो लैंग्वेज और कल्चर था, मतलब भाषा या संस्कृति जो थी वहाँ की साउदर्न पेनिनसुला की, वो प्रिजर्व रही काफ़ी समय तक जोग्राफिकल आइसोलेशन के कारण, मतलब जोग्राफिकली वो लोग आइसोलेटेड थे। जो साउदर्न एंड है इंडिया का, उसमें एक फेमस पास है जिसका नाम है पालघाट पास। पालघाट पास का मैप मैंने दिया, ये देखिए नीचे। इस पास में काफ़ी सारे मतलब रास्ता है, एक घाट, कावेरी वैली और मालाबार कोस्ट के बीच का। पालघाट पास जो है वो एक ट्रेड रूट हुआ करता था इंडो रोमन ट्रेड के लिए, मतलब जो रोमन्स आते थे इंडो रोमन ट्रेड को पुराने टाइम में, एंशियंट टाइम में वो सर्वाइव करता था ये पास। अब अनाई मुदी एक पीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट आई थिंक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अनाई मुदी जो है वो एक हाईएस्ट पीक है साउदर्न पेनिनसुला का, और दोदा पेटा इज द अनदर हाईएस्ट पीक वेस्टर्न घाट का है। मतलब कि दोदा पेटा और अनाई मुदी दो सबसे ऊंचे वहाँ की चोटियाँ हैं। ईस्टर्न घाट ज़्यादा ऊंचे नहीं है और उसमें काफ़ी सारी ओपनिंग्स भी हैं। ओपनिंग्स का मतलब कि नदी जा रही है, नदी ईस्टर्न घाट्स की ओर गई और फिर वो रिवर जो है काट देती है और बे ऑफ बंगाल में गिरती है, तो उसके कारण उसमें काफ़ी सारी ओपनिंग्स बन चुकी हैं ईस्टर्न घाट्स के बीच में। अब कुछ पोर्ट सिटीज़ हैं जैसे कि अराइका, मेदू, ममल्लापुरम एंड कावेरीपट्टनम, जो कि कोरामंडल कोस्ट पे सिचुएटेड है। जो हमने पहले देखा था कोरामंडल कोस्ट पिछले वाले मैप में, तो वहाँ पर ये तीनों सिटीज़ सिचुएटेड हैं। तो ये भी तीनों सिटीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो मेजर रिवर हैं साउदर्न पेनिनसुला की, वो ज़्यादातर पैरेलल एक दूसरे की चलती हैं। अब महानदी एक ईस्टर्न एंड, मतलब कि महानदी एक रिवर है वहाँ की, देखिए मैप में मैंने दिखाया, वो उसका एंड ईस्ट में होता है, ईस्ट पेनिनसुला के ईस्टर्न पार्ट में। नर्मदा और ताप्ती जबकि ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं। अब ये ईस्ट टू वेस्ट इसलिए चलती हैं क्योंकि ये जो यहाँ की जो जोग्राफी है या स्लोप है वो वेस्ट की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, और इन्हें एक रिफ्ट वैली, आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा, बट तो रिफ्ट वैली में आके वो लोग स्टोर होती हैं वाटर को, वो अपने डाइवर्ट करके गल्फ ऑफ कैम्बे या फिर खंबात की खाड़ी में अपने वाटर को मोड़ देती हैं। अदर रिवर्स जैसे गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्र, कावेरी, ये जो रिवर्स हैं ये वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं, जबकि नर्मदा और ताप्ती ईस्ट टू वेस्ट फ्लो कर रही थी। अब जो रिवर हैं इनके कारण जो प्लाट्यू वाला एरिया है जो, वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है और राइस ग्रो करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि वाटर की भी कंटिन्यूस सप्लाई रहती है रिवर के कारण, तो यहाँ पर राइस अच्छी तरीके से ग्रो हो जाता है। हिस्ट्री की अगर बात करी जाए तो कृष्णा और तुंगभद्र का जो रीजन है, जिसे रायचूर दोआब कहा जाता है, जैसे हम लोगों ने अभी पीछे गंगा जमुना दोआब पढ़ा था, दो नदियाँ मिल रही हो, मतलब दो वाटर हो जहाँ पे, वहाँ दोआब। तो उसी तरीके से कृष्णा और तुंगभद्र का जो रीजन है रायचूर दोआब, इसके चक्कर में काफ़ी सारे राजाओं ने लड़ाइयाँ की हैं साउथ के। और डेल्टाइक प्लेन्स जो कि माउथ ऑफ द रिवर पे फॉर्म होते थे, मतलब डेल्टा जो फॉर्म होते थे, वो फेमस हुए हैं सातवाहनाज एम्पायर के अंडर में। जब सातवाहनाज एम्पायर आया साउथ में, ये एक एम्पायर है, आप लोग आगे भी पढ़ेंगे इसे, तब ये जो डेल्टाइक रीजन है काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है। कई सारे टाउन और पोर्ट को बनाया गया क्रिश्चियन एरा जब यहाँ पर स्टार्ट हुई, क्रिश्चियन एरा में। ओके, अगर हम कावेरी डेल्टा की बात करें तो वो एक डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल जोन में है साउथ में, और ये एक इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे चोला पावर ने अपनी सीट बनाई थी। एक चोला पावर, जब चोला साम्राज्य यहाँ पे आया था तो चोला पावर की एक इम्पॉर्टेंट सीट हुआ करती थी। कावेरी बेसिन जो है वो ट्रेडिशन, लैंग्वेज और कल्चर से निखरा है। साउदर्न पेनिनसुला की बात करिए तो इसके पास एक लंबी कोस्ट लाइन है, मतलब तट एक काफ़ी बड़ा है, और पीपल्स जो हैं इस एरिया के ज़्यादातर मैरीटाइम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, इंडल्ज रहते हैं। अगर इन्हें ट्रेड और कॉमर्स के लिए भी इनके पास एक मतलब बेनिफिट रहता है, क्योंकि सी वे मिल जाता है, समुद्री मार्ग मिल जाता है इन्हें जाने के लिए। अगर ईस्ट की बात करें तो जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कि कंट्रीज़ थी पहले जावा, सुमात्रा, बर्मा और कंबोडिया, जैसे कि मतलब म्यांमार या फिर इंडोनेशिया वगैरह, कंबोडिया जैसी कंट्रीज़ जो थी, वहाँ से ईस्टर्न पार्ट के इंडिया के जो पेनिनसुला का ईस्टर्न पार्ट है, वहाँ एक अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाया करती थी उस समय। वहाँ से ट्रेड की कनेक्टिविटी तो होती थी, इसके अलावा कुछ यहाँ के इंडियंस जब वहाँ जाते थे या वहाँ के लोग यहाँ आते थे तो अपनी आर्ट और रिलीजियन और कल्चर को भी प्रमोट करते थे, ट्रांसफ़र करते थे, स्प्रेड करते थे, मतलब फैलाते थे। इंडियंस वहाँ पे जाके अपनी आर्ट्स, रिलीजन, कल्चर को फैलाया करते थे। कमर्शियल कॉन्टैक्ट हुआ जब साउथ इंडियंस का ग्रीको रोमन के साथ, तो उससे कल्चरल रिलेशन और ज़्यादा निखरे। इंडिया ए लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब इंडिया को एक विविधता में एकता वाला देश बताया गया।
अगर इंडिया का इतिहास देखो तो यहाँ पे अलग अलग रेसेस के लोग एक साथ रहते थे। प्री आर्यंस, इंडो आर्यंस, ग्रीक, स्किथियंस, हुनाज और तुर्क्स जैसे कई सारी इथनिसिटी के लोग यहाँ पर इंडिया में अपने घर की तरीके से रहते थे। उनने अपना होम बनाया था इसको। अलग अलग इथनिक ग्रुप जो थे उनने इंडिया के कल्चर को बनाने में एक भूमिका निभाई है। लोगों ने थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपनी ऐड करी और एक कल्चर डिफरेंट टाइप का बना दिया इंडिया का। ये सारे पीपल्स जो थे अब इतनी अच्छी तरीके से मिल गए कि आप पहचान नहीं सकते कौन सा तुर्क बैकग्राउंड से है, कौन सा हुनास है या फिर कोई इस तरीके से। डिफरेंट कल्चर एक दूसरे से मिले और अलग अलग युगों के अनुसार। अगर वैदिक टेक्स्ट की बात की जाए तो उसमें प्री आर्यंस और द्रविडियन टर्म्स आते हैं। पाली और संस्कृतिक टर्म जो है वो संगम लिटरेचर में भी दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से ये पता चलता है कि जो इंडिया का कल्चर था इन सारी चीज़ों से, प्री आर्यंस और इंडो आर्यंस वगैरह से एकदम घुल मिल चुका था। एंशियंट टाइम की बात करें तो इंडिया की जो लैंड है वो कई सारे रिलीजियन की रही है। और इंडिया में हिंदुज़्म, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म जैसे 3 बड़े रिलीजन का एक तरीके से बर्थ हुई और दोनों सब एक साथ मिल के रहते हैं। कल्चर्स आर इंटरमिंगल्ड, मतलब कि एक दूसरे से घुल मिल चुके हैं विद वन अनदर। ऑल्दो इंडिया जो है अलग अलग भले ही भाषा बोली जाती हो या फिर रिलीजियन को प्रैक्टिस अलग अलग तरीके से किया जाता है, सोशल कस्टम्स अलग अलग हों, लेकिन एक कॉमन लाइफ स्टाइल है थ्रू आउट द कंट्री, पूरी कंट्री में। देयर फॉर आवर कंट्री शो अ डीप अंडरलाइनिंग यूनिटी इन स्पाइट ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी, मतलब कि हमारे देश में एक एकता है। भले ही कितनी भी बड़ी विविधता हो उसके बाद भी हमारे देश में एक एकता है। जब एंशियंट टाइम में जो प्रयास करे गए थे एकता के लिए, पूरे देश को एक करने के लिए, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा पुराने टाइम की बात हो रही है। तो उनने जो पूरे सब कॉन्टिनेंट को एक लैंड की तरीके से देखा, एक भूमि की तरीके से देखा था। जो नाम है भारतवर्ष, वो लैंड ऑफ भारत जो कि कहा जाता है, लैंड ऑफ भारत, पूरे एक देश को नाम दिया गया था, किसी एक स्पेसिफिक किंगडम को ना देके पूरे एक देश को भारतवर्ष नाम दिया गया था, आफ्टर द नेम ऑफ एंशियंट ट्राइब कॉल्ड भारताज। मतलब भारत नाम की कुछ ट्राइब्स होती थी, जनजातियाँ होती थी, उनके नाम पे इस जगह का नाम भारतवर्ष दिया गया था। हमारे जो एंशियंट पोइट्स थे, फिलोसफर थे या फिर राइटर थे, उनने कंट्री को एक इंटीग्रल यूनिट की तरीके से देखा था। और अगर मौर्यन एम्पायर या फिर गुप्ता एम्पायर की बात करें तो इस टाइम पे यूनिटी को, मतलब पॉलिटिकल यूनिटी को अटेन कर लिया गया था भारत में। मौर्यन एम्पायर और गुप्ता एम्पायर में एक यूनिटी टाइप की आ गई थी पूरे होल इंडिया में। इंडिया की यूनिटी को फॉरेनर्स ने भी रिकॉग्नाइज किया था। वो जब सबसे पहले जब आए थे तो सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों के कांटेक्ट में आए थे। तो फिर उनने उस सिंधु नदी को, ग्रीक्स जो थे, ग्रीक भाषा जानने वाले लोग सिंधु को इंडस बुलाते थे, और वहाँ से उनने इंडस के आसपास रहने वाले लोगों का नाम इंडियंस कर दिया, या फिर जो नेशन बना उसका नाम इंडिया कर दिया। इसके अलावा जो पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज के जानकार जो आए तो उनने सिंधु नदी को हिंद बुलाया और वहाँ से हिंदुस्तान वर्ड आया। इस तरीके से फॉरेनर्स ने इंडिया को एक तरीके से यूनिटी में लाए। एफर्ट्स थे जो लिंग्विस्टिक और कल्चरल यूनिटी को बनाए रखने के लिए पूरी कंट्री में बहुत सदियों से चले आ रहे थे। काफ़ी समय से लोग ये चाहते थे कि यूनिटी रहे लैंग्वेज के बेसिस पे और कल्चर के बेसिस पे इंडिया में यूनिटी रहे। ये काफ़ी समय से चला आ रहा था। 3rd सेंचुरी BC की बात करें तो फिर प्राकृत लैंग्वेज थी वो एक लिंगुआ फ्रांसा, मतलब एक सामान्य भाषा थी जो कॉमन लैंग्वेज एक तरीके से थी पूरी कंट्री की। एक इंडिया का मेजर पोर्शन जो था वो इसी भाषा को बोलता था। और जहाँ तक कि अशोका का जो इंस्क्रिप्शन जो है वो भी प्राकृत लैंग्वेज में ही है। एंशियंट इपिक्स जो है रामायण, महाभारत, जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस में है, लेकिन जो इसे ओरिजिनली कंपोज किया गया था संस्कृत लैंग्वेज में, और उसके बाद उसे लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया गया ताकि सभी लोग इसे पढ़ सकें। ये काफ़ी ज़्यादा पूरी थ्रू आउट द कंट्री में पढ़ी जाती है। इसी तरीके से इंडिया का जो कल्चरल वैल्यूज़ थी, जो सांस्कृतिक मूल्य थे, और या फिर जो आइडिया थे, वो भले ही फॉर्म किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन जो सब्सटेंस था, उसके अंडर का मैटर जो था वो एक ही था थ्रू आउट द कंट्री में। जैसे महाभारत का एग्जाम्पल ले लो तो लैंग्वेज भले ही अलग हो, लेकिन जो कंटेंट है महाभारत या रामायण का वो सब सेम ही हर जगह था। हैंस जो इंडिया था मल्टी रिलीजियस या मल्टी कल्चरल सोसाइटी रहा है शुरू से ही, और इसकी जो यूनिटी और इंटीग्रिटी है या फिर प्लूरल कैरेक्टर इंडियन सोसाइटी है वो इंडिया के लिए रियल स्ट्रेंथ है। इंडिया की डेवलपमेंट के लिए या फिर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के लिए एक रियल कैरेक्टर है इसकी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़े इंडिया के जोग्राफिकल फीचर्स को, हिमालयन माउंटेन्स के बारे में डिटेल में पढ़ा, उसके पासेस कितने हैं नॉर्थ वेस्ट में, और ये जो पासेस थे फॉरेन इन्वेडर्स, ट्रेडर्स और माइग्रेंट की किस तरीके से यूज़ में करे आते थे। इसके बाद हमने रिवर सिस्टम को पढ़ा,
इंडो गंगेटिक रिवर सिस्टम को पढ़ा, प्लेन्स को पढ़ा, गंगेटिक वैली को पढ़ा और इनका इम्पैक्ट क्या था हिस्टोरिकल इवेंट पे, जैसे बैटल्स कौन कौन सी हुई इनके कारण, मतलब क्या क्या बैटल्स हुई, और फिर अर्बन सेंटर्स कहाँ कहाँ पे उभरे। इसके बाद हमने साउदर्न पेनिनसुला पढ़ा, लॉन्ग कोस्टल एरिया जो है साउदर्न पेनिनसुला का उसका जाना, और उसके बाद मैरीटाइम एक्टिविटीज़ थी जो उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद इंडिया की मल्टी कल्चरल सोसाइटी किस तरीके से उभरी, और उसके बाद हमने जाना कि किस तरीके से इंडिया की मल्टी कल्चरल सोसाइटी सक्सेसफुली सस्टेन करती हुई आई है इतने समय तक, इतनी सेंचुरीज तक।